हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिलहाल की स्थिति में जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो अपने देश को छोड़कर चली आई है भारत और भारत में शरण मांगने की स्थिति में है। पर भारत ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया है। अब वो प्रयास कर रही हैं कि उन्हें यूरोप के किसी देश के अंदर शरण मिल जाए। अब भारत ने इन्हें इस तरीके से ये मना करा है, इसके पीछे के कारणों की भी चर्चा करेंगे। पर फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा, बोला जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इसे, या चर्चा का विषय जरूर कहना चाहिए। जब बात होती है मुसलमानों की, तब तो ये चीजें बहुत ज्यादा निकल कर आती है। जैसा कि हमने देखा है, जब भी इजराइल इन्हें जूते मारता है पकड़कर, तब बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स निकल के आते हैं। जब बहुत सारे राजनेता, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके सब निकल कर आएंगे और अपनी तरफ से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि ये मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। ऑल आइज ऑन राफा जैसे कैंपेन ये पूरी तरीके से चलाए जाएंगे। हर एक बॉलीवुड सेलेब्स अपनी तरफ से क्या करेगा? अपनी कमेंट करेगा, अपनी तरफ से स्टोरियां लगाएगा। पर अब ये दो मुहैया, ये जो रवैया है, ये देखने को नहीं मिल रहा है। जब बात होती है हिंदुओं की, अब ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। उस नरसंहार के ऊपर एक भी सिलेबस ने अभी तक कोई फोटो नहीं लगाया है। अंतरराष्ट्रीय जगत में ये टॉपिक हट ही गया है, पूरा ओलंपिक ने इसको कवर कर लिया है। और कोई, जैसा कि ऑल आइज ऑन राफा या बोला जाए तो मुस्लिमों से रिलेटेड कोई भी बात निकलती है तो जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसके अंदर कूद जाता है, वैसा कोई प्रभाव आज देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय जगत को तो छोड़ दिया जाए, हमारे जो इंडिया के जो नेता हैं वो भी इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज जानेंगे इन्हीं चीजों को। फिलहाल आप देख सकते हैं बांग्लादेश के अंदर बहुत ही हृदय विदारक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की जो सरकार में शेख हसीना जी थी, उनके जाने के बाद में एक व्यक्ति है जिनका नाम मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर अंतरिम सरकार को चलाने की परमिशन दी गई है। इनके माध्यम से इनके देश की अंतरिम सरकार को अभी चलाया जाएगा। मोहम्मद यूनुस हैड टू होम टू लेड बांग्लादेश इंतरिम गवर्नमेंट, मतलब अभी जब तक इनके अगले लोकसभा चुनाव नहीं होंगे, उस लोकसभा चुनाव की उपस्थिति में या उसके पहले पूरे देश के अंदर जो शासन व्यवस्था इन्हीं के माध्यम से चलाई जाएगी। आज प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, ऑल आइज ऑन हिंदू, ये ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। क्यों ट्रेंड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बात हिंदुओं की हो रही है। जब जब बात हिंदुओं की होती है, तब तक लोगों के मुंह पे ताले लग जाते हैं। यही बात अगर किसी मुसलमान की होती तो अभी सब सेकुलरिज्म का यहाँ पर ढिंडोरा पीटने लग जाते कि देखो यहाँ पर अल्पसंख्यक लोगों के साथ में अन्याय होता है। भारत तो एक ऐसा देश है जहां पर डर का माहौल है। तो ये किस प्रकार का माहौल है? इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं लोगों से बचने के लिए भारत सरकार सीए जैसे कानून लेकर आई है। ऑल आइज ऑन राफा तो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर जाता है, पर ऑल आइज ऑन बांग्लादेश जैसी कोई भी चीज वहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो तैर रही है, वीडियो फ्लो कर रही है, जिसके अंदर बताया जा रहा है हिंदुओं के घरों पर कब्जा करा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटना वहां पर कॉमन देखने को मिल रही है कि वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वहां पे जो भी हिंदुओं से रिलेटेड संपत्ति है उन्हें जब्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप मेरे पीछे फोटो देखेंगे, ये बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर का इस्कॉन टेम्पल का दृश्य है। वहां पर मंदिर को जला दिया गया है, वहां पर भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, शत विशत कर दिया गया है। ये बात हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब औरंगजेब द्वारा इसी प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता था, मूर्तियों को नष्ट करा जा रहा था। ये वही चीजें आज हम उसे हृदय से महसूस कर सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। यहाँ पर आप देखिए जो जगन्नाथ स्वामी है, जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति छत विशत इधर उधर पड़ी है। इस प्रकार का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पे एक और देखिए किस प्रकार से जो वहां पर जो इस्कॉन मंदिर का जो सेवक है, वहां पर जो सेवा करने वाले सेवादार होते हैं, वो मूर्तियों को बचाकर किसी तरीके से इधर उधर लेकर जा रहे हैं। बात तो बुद्धिजीवी कहने को ये कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही हमले नहीं करे जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर भी हमले करे जा रहे हैं। जितनी कम्युनिटी है ओवरऑल उन सभी के ऊपर हमले करे जा रहे हैं। पर खबर तो निकल कर यही आ रही है, मार्केट में वीडियो तो यही तैर रही है कि हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उसी तो खबरें निकल कर आ गई है, पर किसी प्रकार से किसी मस्जिद को तोड़ा गया हो इसकी खबर वहां पर देखने को नहीं मिली है। ये आप मेरे पीछे पत्र देखिए, वहां पर महिलाओं द्वारा अपने नाते रिश्तेदारों को पोस्ट लिखे जा रहे हैं, पत्र भेजे जा रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है।
पर उस देश की सरकार में, उस देश के संगठनों में ऐसा कोई व्यक्ति सामने खड़ा होकर नहीं आ रहा है। ना भारत में से कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर आ रहा है जो ये कह दे कि गलत हो रहा है। हमने ममता बनर्जी को तो खूब देखा है, हमने राहुल गांधी को भी खूब देखा है, हमने जो कांग्रेस के जितने भी क्या है बोला जाए तो प्रवक्ता है वो बहुत ज्यादा आते हैं, चिल्लाते हैं, जब मुसलमानों की बातें होती हैं लड़ने को उतारू हो जाते हैं। आज जो वहां पर आज तक और ये जितने ही मीडिया हाउसेस के अंदर जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ लड़ते हैं वो कहां गए? उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। कहां गया वो शोएब जमाई जो बात करता है मुसलमानों के हक की? आज मुसलमानों द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा है, वहां पर लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो उसके पीछे ऐसे मूर्ख और जाहिलों के द्वारा कोई कमेंट क्यों नहीं करा जा रहा है? ये सवाल उठता है। जब बात आती है मुसलमानों की तब याद आता है इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन, जब याद आती है इन्हें भारतीय संविधान के अंदर दी गई धाराएं, पर अब ये इस विषय में क्यों टिप्पणी नहीं करते हैं? क्यों अपने मुसलमान भाइयों द्वारा किए जा रहे कृत्यों को नहीं यहाँ पर नकारते हैं कि उनके द्वारा किया जा रहा काम गलत है? ये प्रदर्शित करता है उनके दोहरे रवैये को, ये प्रदर्शित करता है इस्लाम की सच्चाई को कि इस्लाम क्या धर्म है, किस प्रकार के लोगों की वो किस प्रकार की शिक्षा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा उसके भूतकाल में ले चलता हूं, बांग्लादेश की डेमोग्राफी के बारे में आपको बता देता हूं। वास्तविक स्तर में अभी देखा जाए तो बांग्लादेश की कुल जनसंख्या में 91% मुसलमान है और सबसे बड़ी जो अल्पसंख्यक समुदाय वहां पर देखा गया है वो वहां पर हिंदुओं को देखा गया है। लगभग 8% के आसपास यहाँ पर हिंदुओं को देखा जा रहा है। यहाँ पर मीडिया हाउस से मीडिया को तो छोड़ दो, जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अंदर हजारों ऐसे फोटो दिख रहे हैं, हजारों ऐसी जो वीडियो पोस्ट हो रही है जिसके अंदर प्रदर्शित करा जा रहा है कि वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। यहाँ पर उनके तरफ से जो जमात इस्लामी ने कहा है कि हम पूरी तरीके से इसको देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो परिस्थितियां हो रही है हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अन्याय ना हो। पर ये एक स्टेटस के माध्यम से कह रहे हैं कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, पर अंततः ये जो आग लगाई गई है ये जमाते इस्लामी जैसे समूहों द्वारा लगाई जाती है, ये वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हीं के द्वारा ही लगाई जाती है। सोच के देखिए, जो शेख हसीना है एक प्रधानमंत्री थी, एक प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा तो कितने बड़े लेवल पर मोबिलाइजेशन करा गया होगा, कितने बड़े लेवल पर आंदोलन करे गए होंगे और कितने, या बोला जाए तो टेक्निकली इसको प्लानिंग के तरीके से किया जाना चाहिए कि इतने बड़े देश के अंदर इन दंगों को व्यापक रूप से संचालित करा जा रहा है। इसके लिए धन कहां से आ रहा है? ये एक प्रॉपर प्लानिंग है, ये एक प्रॉपर प्लान है जिसके थ्रू इन कामों को एग्जीक्यूट करा जा रहा है। खबर निकल कर आती है, हिंदू हाउसेस एंड बिजनेसेस अटैक्ड इन 27 डिस्ट्रिक्ट। बांग्लादेश के लगभग 27 जिलों के अंदर हिंदुओं के जो घर हैं, मकान है, उनको जला दिया जाता है। बात निकल कर आती है एक छोटे से घर की, तो छोटे मोटे घरों को तो भूल ही जाइए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के प्रसिद्ध गायक, यहाँ पर एक गायक है, उनके घर को भी जला दिया। इनके घर के अंदर लगभग 1200 वाद्य यंत्र थे, बांग्लादेश की पहचान थे, इनके घर को आग लगा दिया गया। यहाँ पर अब स्थिति देखने को मिलती है कि ये अपने पूरे परिवार के साथ में वहां से चले गए। ये इन प्रसिद्ध संगीतकार का नाम यहाँ पर राहुल आनंद बताया जा रहा है। अब जो बोला जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, जब बांग्लादेश की विजिट पे आए थे तो उन्होंने इनके घर के अंदर एक प्रकार से देखने गए थे कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, क्या किस प्रकार से ये संगीत की शिक्षा देते हैं, किस प्रकार से संगीत के कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। उस देश के सबसे बड़े गायक को भी देश को छोड़कर भागना पड़ रहा है। हिंदू का टैग लगने के नाते इनको भी जला दिया गया है। यहाँ पर बांग्लादेश की जो जनसंख्या है लगातार गिरती जा रही है। यहाँ पर अब वो दिन दूर नहीं है कि लगभग 1 करोड़ की आबादी अभी फिलहाल की स्थिति में है। आने वाले लगभग 10 से आने वाले लगभग 1 से 2 दशक के अंदर वहां पे जो हिंदुओं की आबादी है वो शून्य हो जाएगी। यहाँ पे फिर खबर निकल कर आती है, हिंदूज इन बांग्लादेश फेयर रिवेंज अटैक आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर एग्जिट। जैसे ही शेख हसीना देश को छोड़कर गई हैं, उनका जो रिवेंज है वहां पर रहने वाले हिंदुओं से लगा लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि शेख हसीना हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, वो भारत के साथ में मित्रवत व्यवहार रखती थी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इसे इतिहास में भी ले जाने का प्रयास करता हूं। बात होती है सन 1900 की, जब लॉर्ड कर्जन द्वारा बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था पूर्वी बंगाल, एक था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में उस समय लगभग 30% हिंदू पाए जाते थे।
सन 1947 से लेकर 1971 तक जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तब भी इस पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर लगभग 25% आबादी हिंदुओं की पाई जाती थी। धीरे धीरे इन हिंदुओं के साथ में अत्याचार होते रहे, इन्हें मारा गया, इन्हें पीटा गया। डर के माध्यम से कोई हिंदू तो देश को छोड़कर चला गए, पर बहुत से हिंदुओं ने यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर लिए और आज इनकी जो जनसंख्या है, पूरी जनसंख्या के अंदर लगभग मात्र 8% रह गई है। वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर हिंदुओं की आबादी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। सन 1971 के अंदर जब बांग्लादेश का निर्माण करा गया था, तब तो ये पूरी तरीके से एक सेक्युलर राष्ट्र बनकर उभरा था, ये एक तरीके से जो लोकतांत्रिक देश बनकर उभरा था। पर 1988 में आते आते इसने पूरा अपना रंग दिखा दिया। 1988 में आकर इसने अपने आप को एक प्रकार से इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। अब यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पर कोई मीडिया हाउस नहीं है, कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां पर इसकी बात करी जा रही है। सब बात कर रहे हैं तो ओलंपिक की बात कर रहे हैं। जितने जो मीडिया हाउसेस है अंतरराष्ट्रीय जगत में, जितने चैनल से, बीबीसी है, अल जजीरा है, यहाँ पर बोला जाए तो जो तुर्की है, जो मुसलमानों का वक्ता है, बोलता है कि मुसलमान मेरे ही हैं, जितने इस दुनिया के अंदर मुसलमान है सबका राजा कौन, मैं। आज वो नहीं निकल कर आ रहा है कि मुसलमानों जो तुम्हारे द्वारा करा जा रहा है ये गलत किया जा रहा है, ये इस्लाम की शिक्षाओं के विरुद्ध है, आपके द्वारा ये जो काम किए जा रहे हैं ये जो अल्लाह पाक को स्वीकार नहीं होने वाले हैं। पर आज कोई भी देश सामने निकल कर नहीं आने वाला है। लगातार यहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है, उनकी संपत्तियों के ऊपर सरकार द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। लगभग 60% हिंदुओं की जो संपत्ति, उन संपत्ति के ऊपर सरकार ने कब्जा कर लिया है। इसी चीज से बचने के लिए, इसी प्रकार की जो प्रताड़ना उनके साथ में अफगानिस्तान में हुई है, इसी प्रकार की प्रताड़ना जो हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनके पाकिस्तान में हुई है, और आज हमारी आंखों देखी हाल चल रही है कि हिंदुओं को पीटा जा रहा है बांग्लादेश में, जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं। ऐसे ही अल्पसंख्यक जो हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, पंजाबी जितने भी लोग हैं, मुसलमानों को छोड़कर, उनके लिए ही हमारे देश के अंदर सीए लाया गया था। जब सीए को लाया गया था तब तो बहुत सारे जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं वो बोलते हैं कि मुसलमानों को इसके अंदर क्यों नहीं ला रहे हो, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं ला रहे हैं। आसपास आप देखिए, मुसलमानों के रहने के लिए तो पूरा बांग्लादेश पड़ा है, मुसलमानों के रहने के लिए पूरा अफगानिस्तान पड़ा है, मुसलमानों के रहने के लिए पूरा पाकिस्तान पड़ा है। क्या हिंदुओं के रहने के लिए जगह खाली है? क्या हिंदुओं के रहने के लिए जगह सेफ है? हिंदुओं का तो जन्म ही इस जगह पे हुआ है। अपनी मातृभूमि को छोड़कर उन्हें जाना पड़ रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से बचाने के लिए यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी तरफ से कानून लाया गया था। जब ये कानून लाया गया था तब इसका कितना विरोध हुआ था कि हमारी जो भारतीय राजनीतिक पार्टी है उन्हीं के माध्यम से सिर्फ अपने वोट बैंकों की राजनीति को गर्म करने के लिए उन लोगों ने इसका विरोध करा। क्यों? क्योंकि जो लोग आएंगे, अभी जो लोकतांत्रिक सरकार है वो उसका सपोर्ट कर रही है, तो आने वाले लोग भी उसका सपोर्ट करेंगे। अगर हम विरोध करेंगे तो अगर ये क्या होता है, कल को कानून लागू नहीं होता है, तो जो लोग आने से रह गए, जो लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हैं वो हमें और सपोर्ट करेंगे। तो अंततः ये लोग सिर्फ आते हैं अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए। यहाँ पे देखिए, कांग्रेस बिग अनाउंसमेंट, सीए अनाउंसमेंट अवॉइड criticism by Congress kept opposition CA due to the abandonment and the CA not mentioned in the Congress manifesto because ये खबर निकल कर आई थी कि जब 2019 के अंदर सरकार द्वारा ये लाया गया था कानून, तो तृणमूल ने भी इसका विरोध करा था, कांग्रेस ने भी इसका विरोध करा था, आम आदमी पार्टी ने भी इसका विरोध करा था, डीएमके ने भी इसका विरोध करा था। अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हुए। दिल्ली का जो एक मैदान था, उस मैदान के अंदर लंबे समय तक पूरी तरीके से प्रदर्शन चलता रहा मुसलमानों का। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि और मुसलमान आए, यहाँ पे मुसलमानों का शेयर बढ़ाया जाए और हिंदुओं को भगाया जाए, गजवाए हिंद कर लिया जाए। पर इनके जो प्रयास हैं ये यहाँ पर पानी फेरते हुए दिख गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दमखम के साथ में इसको लागू करने का प्रयास करा था। यहाँ पर देखिए, खबर थी सीए डेंजरस कॉन्स्पिरेंसी नो प्रॉब्लम इफ मेड अनकंडीशनल। ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर यहाँ पर आप हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी को लाओगे तो हम इसको मानेंगे नहीं। अगर आप सबको लेकर आ जाओगे, आप मुसलमानों को भी लेकर आओगे तो हम उसको मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो हैं मुल्ले, ठीक है, हम तो है मुसलमान। और अगर हमारे साथ में अन्य देशों से मुसलमान आएंगे तो हमारी वोट बैंक को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आज हम जो अल्पसंख्यक हैं, धीरे धीरे हम क्या बन जाएंगे? बहुसंख्यक बन जाएंगे।
यही इनकी जो क्या है एक सोच है, यही इनके वोट बैंक को बढ़ाती है। एक तरफा ये एक समूह का सपोर्ट करते हैं और दूसरे समूह को ये क्या कर देते हैं, परास्त कर देते हैं, उन्हें साइड में हटा देते हैं। ये उस समय ममता बनर्जी के शब्द हैं कि उसको अनकंडीशनल कर दो तो हम उसे मानेंगे, अदरवाइज हम सीए जैसे किसी कानून को यहाँ पर मानने वाले नहीं है। जब बांग्लादेश में ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी तब भी ममता बनर्जी ने अपने अंतरराष्ट्रीय कानून को ताक पर रखते हुए भारतीय संविधान के अंदर नागरिकता या बोला जाए तो शरणार्थी एक संघ सूची का विषय है, किसको देश में आने देना है, किसको देश में आने नहीं देना है, यह विचार करना सिर्फ केंद्र सरकार का हक होता है। और ये पब्लिकली अनाउंस करती है जिस व्यक्ति को भी बांग्लादेश से आना है भारत में ममता सरकार उसका पूरा सहयोग करेगी। बांग्लादेश की पूरी, बांग्लादेश या बोला जाए तो पश्चिम बंगाल में हमारा पूरा सपोर्ट है, हम उनको बसाने में पूरा सहयोग करेंगे। क्या इनके शब्द कहने लायक थे? क्या ये भारत की जो भारतीय संविधान है, भारत की जो नागरिक संहिता है, या बोला जाए तो भारत के अंदर जो नागरिकता सिटीजनशिप जो एक्ट है, क्या ये उनका उल्लंघन नहीं करती हैं? क्या ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों को ताक पर नहीं रखती है? क्योंकि भारत तो किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय कानून को स्वीकृति नहीं देता है नागरिकता से रिलेटेड, और ये खड़ी हो जाती हैं, ये बोलती हैं कि बांग्लादेश में जो लोग भी आना चाहते हैं हम उनको शरण देंगे। और हम जानते हैं बांग्लादेश से सिर्फ लाएगी किसको, मुसलमानों को पकड़ कर लाएगी और किसी को पकड़ के नहीं लाएगी, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता में बैठना है। सत्ता में बैठने के लिए साम दाम दंड भेद जो इनको करना पड़े ये करेंगी। पर फिलहाल की स्थिति में ये अपने मुंह पर उंगली रख के बैठी हुई हैं। इनकी तरफ से कोई भी ट्वीट, किसी प्रकार से कोई भी मतलब जो सांत्वना के शब्द आते हैं वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। लगभग 51 देशों का समूह है जो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, जब तो ऑल आइज ऑन राफा बहुत कर रहा था, पर अब ऑल आइज ऑन बांग्लादेश कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर वो चीजें, उनके दो मुहैया बर्ताव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पर फिलहाल की स्थिति में भारतीय संसद के अंदर ये मुद्दा चल ही रहा है। यहाँ पर जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इनके माध्यम से बताया जा रहा है कि हमारी पूरी नजर है वहां पर, हम प्रयास कर रहे हैं कि वहां के जो प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप मतलब जो इस चीज को कंट्रोल करने में सक्षम है, हम लगातार उनसे कनेक्शन बनाए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे अलग अलग तरीके से जितने भी खुफिया एजेंसी है उनको भी यहाँ पर काम पे लगा दिया गया है। और खबर निकल कर आती है, बांग्लादेश क्राइसिस गवर्नमेंट कीप evacuated plan ready to evacuate diplomats and the standard in Indian। मतलब ये कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी हिंदू हैं उनको वहां से निकाल लिया जाए, पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बांग्लादेश के अंदर लगभग 8 करोड़ हिंदू रहते हैं। अगर 8 करोड़ हिंदू को एकदम से भारत देश के अंदर लाया जाएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास उस प्रकार की प्लानिंग है? क्या हमारे पास उनको रखने के लिए कैंप है? क्या हमारे पास उन्हें देने के लिए नौकरियां हैं? क्या हमारे पास उन्हें देने के लिए खाना है? क्या हमारे पास उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के ऐसे आवश्यक तत्व मौजूद है? ये प्रश्न खड़ा होता है। ये कोई उपाय नहीं है कि हम उन्हें वहां से एविकेट कर देंगे। उपाय तो ये है कि किस तरीके से इस दंगे को शांत करा जाए, किस तरीके से उस देश के साथ में संबंध बनाया जाए, और जिस प्रकार से अभी वहां पर हिंदू निवास कर रहे हैं शांतिपूर्वक किस प्रकार से वहां पर जीवन व्यतीत करा जाए, ये प्रश्न खड़ा होता है। अब प्रश्न खड़े होते हैं, अब बात आती है हमारी जो राजनीतिक पार्टी है, हमारी जो कांग्रेस है, हमारी जो आम आदमी है, हमारी सपा है, बसपा है, DMK है, ये स्टैनलिन है, जितने भी समूह है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इनकी तरफ से क्यों अभी तक कोई जवाब उठकर नहीं आया है? क्यों ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं? क्यों ये किसी प्रकार का कोई कमेंट या ट्वीट नहीं कर रहे हैं? क्यों बॉलीवुड सेलेब जो ऑल आइज ऑन राफा तो जरूर करेंगे, अब वो कहां चुप बैठे हैं? 51 देशों का समूह OIC वो क्यों चुप बैठा है? तुर्की जो अपने आप को इन लोगों का एक प्रकार से प्रणेता मानता है, अपने इनको एक तरीके से अपना लीडर मानता है, वो कहां चुप बैठा है? कहां सऊदी अरब चुप बैठा है? कहां BIC चुप बैठा है? अब प्रश्न खड़े होते हैं, इनको समझने की आवश्यकता है, हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि ये क्या है, सिर्फ भाड़े के टट्टू हैं। इनको सिर्फ अपनी जो बोला जाए तो राजनीतिक पार्टी या अपनी सत्ता बचाने में और पैसे के माध्यम से पैसा कमाने के लिए ये सारे काम करते हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं करते हैं। जितने बॉलीवुड सेलेब है इनको दी जाती है फंडिंग, उन फंडिंग के बिहाफ पे ट्वीट करते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है कि अभी भी समय है, हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो वो समय दूर नहीं है
कि बांग्लादेश में ये जो 8% हिंदू हैं ये कब मुसलमानों में परिवर्तित हो जाएंगे और ये उड़ती हुई आग की लपटें कब भारत के अंदर प्रवेश कर जाएगी। जिस प्रकार का वहां पर जो कुकृत्य करे जा रहे हैं, वहां में अव्यवस्था फैलाई जा रही है, कब वो हवा भारत देश को भी लग जाएगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इधर हमारे पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, दोनों ही अनस्टेबल है। इधर बांग्लादेश आ गया है, नीचे श्रीलंका है, भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये समय है हमें मजबूती से खड़े रहने का और जवाब देने का। ठीक है, तो ये था आज तक का मैटर, बांग्लादेश में क्या हुआ है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।